हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास के कंप्लीट सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आपको ये इस वीडियो को एंड तक देखना है पेशेंस के साथ, और मैं आप सभी से वादा करता हूँ ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो इतिहास से 20 नंबर आपके पूरे होने वाले हैं। साथ साथ जो मैप के क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले उन सभी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मत सोचिए कि इस वीडियो में हमने जो पीडीएफ तैयार की है उसमें हमने पेजेस लिए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसी चीज़ को मैं पीडीएफ फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता था, बट आप सभी के लिए मुझे एक सुसज्जित जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना था। इस वजह से हमने इस वीडियो को इसी प्रकार से बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कई बार जो पूछा जाता है वो है नेपोलियन कहाँ का सम्राट था। तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट था, और उसने अपने फ्रांस में एक शासन व्यवस्था लागू की जिसे नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन के आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। और वो नेपोलियन की जो आचार संहिता है वो 1804 की नागरिक संहिता के नाम से उसे जाना जाता है। तो यहाँ से जो एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ नेपोलियन की जो आचार संहिता है उसमें उसे कौन कौन से परिवर्तन किए, क्या क्या निर्णय लिए उसके द्वारा, उस प्रकार से वहाँ से क्वेश्चन उसे पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से कवर की जाती। तो आगे बढ़ें तो इसके अलावा जो यहाँ से आता है तो औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से होती है, इंग्लैंड से औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। इसके अलावा नेपोलियन जो है उसका हार कब होती है, उसका पतन कब होता है। तो 1815 में वाटरलू का एक युद्ध होता है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन जो है पूरी तरह से पराजित होता है और नेपोलियन की सत्ता की समाप्ति भी होती है। ठीक है, और दोबारा से फ्रांस में निरंकुशवादी सत्ता का शासन शुरू हो जाता है। वियना कांग्रेस कब बुलाई गई। तो वियना कांग्रेस जो 1815 में बुलाई गई थी, और ये नेपोलियन के हार के बाद बुलाई गई थी। इसके बाद नेपोलियन द्वारा विजित प्रदेशों की पुनः व्यवस्था की गई, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के नाम है ड्यूक मैटरनिक। कौन है? ड्यूक मैटरनिक, राइट। इसके अलावा यूनान के लोगों ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह कब किया। तो यूनान के लोगों ने टर्की के खिलाफ विद्रोह 1821 में किया। इसके अलावा एड्रियनोपोल की संधि कब होती है। तो एड्रियनोपोल जो पल की संधि जो है 1829 से उसमें होती है, और इसके अनुसार टर्की ने यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पेपर के अंदर। इसके अलावा 1830 के विद्रोह के बाद फ्रांस का राजा बनाया गया था, और फिर फ्रांस जो है गणतंत्रवादी बन गया। गैरिबाल्डी कौन था। तो गैरिबाल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी था, और वह मैसनी का समकालीन और सहयोगी था। उसने गैरिबाल्डी द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी, और उसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को भी हराया था। ठीक है, और गैरिबाल्डी ने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई सारे आंदोलन भी चलाए। तो एमसीक्यू टाइप में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। काबुल को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, काबुल कौन है। तो काबुल जो है उसे इटली का बिस्मार्क माना जाता है, और वह इटली के सार्डिनिया राज्य का क्या था, प्रधानमंत्री था, और इटली के एकीकरण में उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता है। इसके अलावा काबुल जो है उसने एक पॉलिसी चलाई जर्मनी के एकीकरण के लिए, और उस पॉलिसी के नाम था रक्त और लौह का सिद्धांत। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी किसने। ठीक है, काबुल ने। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, माफ़ कीजिएगा, बिस्मार्क। तो वो जर्मनी के चांसलर है बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन है। जिसे लौह और रक्त के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो इसी प्रकार से क्योंकि बिस्मार्क जो जर्मनी का है, तो इटली का बिस्मार्क किसी में जाता है। तो इटली का बिस्मार्क माना जाता है काबुल को, और बिस्मार्क को जाना जाता है उसकी रक्त और लौह की नीति के लिए उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसके सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसी प्रकार से मारियान और जर्मेनिया क्या है। तो दोनों जो है नारियों की चित्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मारियान और जर्मेनिया, मारियान फ्रांस की है और जर्मेनिया जर्मनिया की, और इन्हें राष्ट्र रूप में चित्रित किया गया है। और मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो निरंकुशवाद क्या है? तो एक ऐसी सरकार अथवा शासन जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, यानी अंकुश का मतलब होता है कि राजा जो है वो कुछ भी फैसले ले सकता है। राजा जो भी नीति बनाए, जो भी पॉलिसी बनाए वो बना सकता है, किसी को भी दंड दे सकता है, किसी को भी छूट दे सकता है, किसी भी प्रकार का कर लगा सकता है, यानी पूरी तरीके से उसके राज पर या उसके कानून पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो सब निरंकुशवादी सरकार के नाम से जानते हैं। और जो फ्रांस के शासक थे वो क्या थे? निरंकुश थे। कल्पना दस की बात करें तो कल्पना दस या यूटोपिया या रूहानीवाद भी इसे कहा जाता है। तो एक ऐसा समाज जो केवल इतना आदर्श हो जिसकी स्थापना सच में नहीं की जा सकती है, वो केवल सपनों में साकार किए जा सकते हैं, इसे कल्पना दस या यूटोपिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जनमत संग्रह क्या है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव के स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह होता है। इसी प्रकार से रूढ़िवाद, नारीवाद भी, ठीक है, तो रूढ़िवाद और नारीवाद से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ चीज क्रांतियाँ जो महत्वपूर्ण साल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे ग्रेट यूनाइटेड जो है किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गठन कब हुआ था? 1707 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789। नेपोलियन का इटली पर आक्रमण 1797 में। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया 1801 में। मेसिनिज्म 1807 में। वियना संधि 1815 में। यूनानी स्वतंत्रता का संघर्ष 1821 में। कुस्तुतुनिया की संधि 1832 में। जलवायु संघ की स्थापना 1834 में। ठीक है, फ्रांस इटली का एकीकरण 1859 से 1870 में। तो यहाँ से जो है ना क्वेश्चन जो है आपसे मिलान वाले पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ तिथि दे दी जाएगी और तिथि के बाद यहाँ पर कुछ आपको दे दिया जाएगा, तो इससे आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको कवर कर लीजिएगा, यहाँ से आपके पेपर में मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। इसी प्रकार से जोसेफ मैसनी कौन था और उसके गुप्त संगठनों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार 2 नंबर 3 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जोसेफ मैसनी से। तो देखो, जोसेफ मैसनी इटली का एक क्रांतिकारी था और उसका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? जेनेवा में 1807 में हुआ था। और वह एक गुप्त संगठन का सदस्य था। उस गुप्त संगठन का नाम क्या है? कार्बोनारी। तो कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य कौन है? जोसेफ मैसनी। और उसने जो है भूमिगत संगठनों का निर्माण किया, जैसे मार्साई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप के लिए उसे बहुत महत्वपूर्ण जाना जाता है। तो जोसेफ मैसनी खुद के जो महत्वपूर्ण जो संगठन थे वो थे मार्साई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, जबकि खुद भी वो एक गुप्त संगठन का जो है सदस्य था वो था कार्बोनारी। तो इसी प्रकार से जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जोसेफ मैसनी को जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने क्या कहा है? उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना है, शत्रु बताया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। जोसेफ मैसनी के बारे में 3 नंबर में, 2 नंबर में इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से काउंट कैमिलो द कावूर। तो काउंट कैमिलो द कावूर क्या है? तो ये कावूर जो है सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय का क्या था? मंत्री प्रमुख था। और इटली के एकीकरण में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में सफल रहा था। इसी प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसको आपसे करनी है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है फ्रैंकफर्ट संसद। तो फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना कब हुई? इसका आयोजन कब किया गया? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस फ्रैंकफर्ट जो संसद है वो जर्मन राष्ट्र के निर्माण से है और 18 में 1848 को विभिन्न जर्मन प्रदेशों के 831 निर्वाचित सदस्यों ने एक जुलूस के रूप में फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। तो फ्रैंकफर्ट संसद में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 831 जो है सदस्य इसमें भाग हुए थे। और ये फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी? तो विलियम चतुर्थ को सौंपने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं पेपर में। इसी प्रकार से राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्रवादी संघर्ष महिला योगदान की अगर हम बात करें तो 2 बहुत महत्वपूर्ण महिला, जर्मनी की जर्मेनिया और फ्रांस की जो है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी चर्चा पहले भी करी हुई है। इसी प्रकार से फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? अथवा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों और कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो जो है 5 नंबर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार।
इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि 5 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए। तो ये सारे कदम उठाए गए थे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से मारियान और जर्मेनिया कौन थी। तो यहाँ से इनकी फ़ोटो से भी चित्र जो है 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कवर कर लेना है। तो अगर देखिए मारियान की बात करें तो मारियान जो है फ्रांस की है, जर्मनी की बात करें जर्मनी की है। तो जर्मेनिया जो है क्या है कि जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने, देखिए आप बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट जो पहने यहाँ पर दिखाया गया, किसको, जर्मेनिया को। और क्योंकि जर्मन बलूत को क्या मानते हैं, वीरता का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा मारियान की बात करें तो फ्रांस के लोगों ने 1850 में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी और उसके प्रतिमाओं को जो है हर जगहों पर लगाया गया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागती रहे। तो इस प्रकार से मारियान और जर्मेनिया, मारियान फ्रांस, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, उसके संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ, तो इस प्रकार से सिंगल क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये। ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया और जो उसकी आचार संहिता थी, जिसे हम नागरिक संहिता कहते हैं, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए, ये कथन और कारण में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेपोलियन ने 1804 में नई नागरिक संहिता लागू की और ये संहिता जो नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानी जाती है। पहला है जन्म पर आधारित विशेष अधिकार उसने समाप्त कर दिए। कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को और सुरक्षित बनाया गया। नेपोलियन ने प्रशासन के विभाजन को सरल बनाया, सामंत प्रणाली को समाप्त कर दिया, किसानों को भूदास्ता और जागीरदारों को लागू करने से मुक्ति दिलाई, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त किया गया, यातायात संचार प्रणाली में सुधार किया गया और पूरे देश में एक ही राष्ट्र मुद्रा प्रचलित की गई जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। तो ये क्या है, नेपोलियन की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट या नेपोलियन की आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता, 1804 में लागू की गई थी। इसके अलावा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास से यूरोपीय तुलना किस प्रकार भिन्न था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन के जो राष्ट्रवाद है वो बाकी यूरोपीय तुलना में काफ़ी अलग था क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया का नमूना थे। ब्रिटेन के जो राष्ट्रवाद है वो कुछ समय के लिए अचानक से मिला राष्ट्रवाद नहीं है, ये काफ़ी लंबे से समय चलने वाला एक क्रांति थी जो जाकर जो है 1707 में संपन्न होती है। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं, यहाँ से कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आंग्ल संसद की शक्ति विस्तार क्या था, और इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गठन कब हुआ, आयरलैंड को विलय कैसे किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है पेपर में आ सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहाँ से सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से मिलान वाले क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे टूटू बेड़ियाँ किसकी प्रति, आज़ादी का, बादशाह कवच जर्मन राज्य की शक्ति का, बलूत पत्तों के निकट वीरता का, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून डाली शांति की, लाल काला और सुनहरे तिरंगा जो है 1948 में उदारवादी राष्ट्रवादी झंडा जिसे जर्मन राज्यों को ड्यूक्स ने प्रतिबंध घोषित कर दिया, उगते सूर्य किरण किसका प्रतीक है, एक नए युग की सूत्रपात का प्रतीक है। ठीक है, जोल्बराइन क्या था, एक जर्मन जो है शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। शुरुआत कब की गई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, समाप्ति कब की गई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वियना सम्मेलन कब बुलाया गया, 1815 में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। जोसेफ मेस्नी द्वारा इटली में स्थापित दो संगठन कौन थे, तो मार्सेल में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया, इसको उदाहरण देकर स्पष्ट की इसकी पुष्टि कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 4 से 3 नंबर में जो है पूछे जा सकते हैं। इटली के एकीकरण में मैसिनी के योगदान की विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण में मैसिनी का योगदान क्या रहा है। इसी प्रकार से गैरिबाल्डी जीवन का और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। वियना संधि कब और किस प्रकार अस्तित्व में आई और उसके क्या लक्ष्य थे। यूरोप में इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें
यहाँ से पेपर में आ सकती हैं, जिसको आपको कवर कर लेना है। समय ज़्यादा नहीं है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। पेपर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसकी प्रबल संभावना है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कम समय में एक अच्छी तैयारी हो सके। राइट, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान पूर्वक रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसको आप कवर कर लेंगे तो इस हिस्ट्री के पोर्शन से 20 नंबर आपके गारंटी से हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप में फ्रेडरिक सराय कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार है। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का। जलवरायन नामक सूर्य संघ की स्थापना कब हुई? 1834 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का निम्न में से कौन सा परिणाम था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के गठन। निम्नलिखित में से कौन सी बात 1815 की वियना संधि द्वारा लागू नहीं की गई है? जर्मन महासंघ का 39 राज्यों में विस्तार कर यह लागू नहीं की गई थी। कुस्तुतनी संधि 1832। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, शब्द कहे थे किसने? मैटरनिक ने कहे थे। फ्रांस में बड़े भूस्वामी कहलाते थे? जुंकर्स कहलाते थे, ठीक है। जर्मेनिया रूप किसके? जर्मन राष्ट्रवाद की। तो इस तरह से पहले चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो कि यहाँ से एक 5 नंबर के क्वेश्चन तो 100% कन्फर्म है ही, और 2 नंबर के मैप भी कन्फर्म है। यानी देखा जाए तो चैप्टर पूरा आपका 7 से 8 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर का मैप आएगा, एक 5 नंबर क्वेश्चन है, और एमसीक्यू भी यहाँ से पूछ सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पूछा जाता है कि भाई अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में फैले गोरिल्ला आंदोलन के नायक थे, और वे महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे, और उन्होंने अपना जीवन अपने क्षेत्र और देश को समर्पित किया, ठीक है। और गांधी जी से प्रेरणा लेकर खादी पहने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित लोगों को प्रेरित किया। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो साइमन कमीशन नियुक्त किया गया 1927 में। भारत में कब आया? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था? कि 1919 के सुधारों के परिणामों की जांच करना, और इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, और इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और भारत के लाला लाजपत राय के भी इसी में देहांत हो जाता है, तो वो शहीद हो जाते हैं। लाहौर अधिवेशन की 2 विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा। अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी दिन ही हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, और देशभक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। दांडी यात्रा शुरुआत कब होती है? इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ, और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है। कहाँ से? गांधी जी के साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट स्थित दांडी पहुंचकर वो गांधी जी ने समुद्र के जल से नमक बनाकर कानून तोड़ा, और साथ ही देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ हो जाता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 1931 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी भी समझौता होता है, इसे लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है लंदन भाग लेने के लिए गए। तो किस समझौते के बाद महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जबरन भर्ती क्या है? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत जो 1859 में लागू किया गया था। बहिष्कार पिकेटिंग से क्वेश्चन आता है, तो यह प्रदर्शन या अथवा विरोध का एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से लोग किसी दुकान, फैक्ट्री अथवा दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। बेगार क्या है? किसी से बिना मजदूरी काम करवाना। गिरमिटिया मजदूर वह मजदूर जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंध यानी एग्रीमेंट के तहत काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। सत्याग्रह सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्र के आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आ सकता है। करों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, सिपाही जबरन भर्ती, भारतीय उद्योगपतियों में रोष। तो इस वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के अंदर राष्ट्रवाद की अलख या आग जलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है।
सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब, 2 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आ सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, साइमन कमीशन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित होती है, वैसाखी के दिन होता है। तो आज जब इस वीडियो को हम बना रहे हैं तो आज है 14 जनवरी, ठीक है। और उस दिन क्या था, 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन था, और इसी घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब आया, उसका विरोध क्यों किया गया, हमने भी कवर किया है। अवध किसान से 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्हें अपना संगठन बदला। 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो किसान तालुकदारों और जमींदारों के मकानों पर हमले करने, लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। तो बाबा रामचंद्र से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बाबा रामचंद्र जो है इनके द्वारा इसका आंदोलन किया गया, मतलब इसका अध्यक्षता की गई थी। आदिवासी किसान, तो अल्लूरी सीताराम राजू से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत के में महात्मा गांधी 3 बैक टू बैक आंदोलन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, और 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनका जो व्याख्यान, वहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है BHU में, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब क्या है, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी जो खलीफा बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली। खलीफा कौन होता है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को कब और कहाँ स्वीकृति मिली, तो 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिली थी। असहयोग आंदोलन में शामिल 2 बातें, ये तो यहाँ से कवर की गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, बेगार का क्या अर्थ है, गुडेम की आंध्र प्रदेश की गतिविधियों की समीक्षा कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। स्वराज पार्टी गठन करने वाले 2 कांग्रेस नेता कौन है, तो होशियार दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1934 में कब की थी, 1934 में स्वराज पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से जो है 1 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इसको आपको कवर कर लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरह अलग था, तो असहयोग आंदोलन में लोगों को सरकार से केवल सहयोग ना करने के लिए कहा गया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने और कर ना चुकाने के लिए भी कहा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। भारतीय औद्योगिक व्यावसायिक कांग्रेस 1920 और 1927 में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना की गई। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पूना पैक्ट क्या है, तो पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में होता है, किसके बीच, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए किस संगठन की स्थापना की, तो उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में की। डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी की एक पुस्तक से भी क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक और हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस संगठन की स्थापना की, कब की, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा, तो वंदे मातरम गीत जो है 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लूरी सीताराम राजू से कई बार सवाल भी जो है CBSE ने कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर पूछा हुआ है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसके क्या कारण थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसकी शुरुआत कब होती है, तो कारण क्या है, सविनय कमीशन का आगमन, नेहरू रिपोर्ट, बारदोली आंदोलन का प्रभाव, इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ और आर्थिक मोर्चे पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अथवा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव अलग क्यों रहा, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में, तो इसको आपको जरूर कवर करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अगला है कि 1929 के लाहौर के कांग्रेस सत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, तो 1929 के लाहौर जो है कांग्रेस के सत्र पर टिप्पणी, तो लाहौर अधिवेशन की विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आया, तो ये जरूर कवर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लाहौर अधिवेशन की विशेषताएं से क्वेश्चन पूछा गया है।
महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में बागान मजदूरों की अपनी समझ थी, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इनलैंड एमिग्रेशन कब लागू किया? 1859 में लागू किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने की परिस्थितियाँ, कार्यक्रम और महत्व को समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी परिस्थितियाँ क्या है, इसके कार्यक्रम क्या है, इसके महत्व क्या हैं। यहाँ से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए, इसकी प्रगति वापस लेने के निर्णय का वर्णन करते हुए उसका महत्व व विफलता का कारण बताइए। ये भी 5 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है। 17, 18, 19, 21, 22, 23 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको जरूर कवर करना है। तो इस चैप्टर से इन्हीं में से, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का है। ठीक है, स्वदेशी का मतलब क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूरे 5 नंबर में। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा इस चैप्टर में 2 नंबर के जो है मानचित्र क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, जहाँ दिसंबर 1920 में हुआ, जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो है 1929 में हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। ये मानचित्र वाले क्वेश्चन है, जहाँ से पेपर में मानचित्र आएंगे। इस चैप्टर से 2 नंबर के मानचित्र 100% कन्फर्म है ही। ठीक है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इस 2 चैप्टर में लगभग हमने अभी तक जो है 14 से 15 नंबर कन्फर्म कर लिए हैं। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब बाकी चैप्टर से 6-7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। तो वो भी हम इस तरह से आपको कवर करवा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, हमारा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो कौन लॉ 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। कौन लॉ क्या है, 2 नंबर से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कौन लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको जरूर कवर कीजिएगा। रिंडरपेस्ट क्या है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, और ये ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ? 1944 में हुआ। इसका क्या उद्देश्य है? इसके अलावा 1929 की महामंदी के संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है पेपर में। इसके अलावा गिल्ड्स क्या है? उत्पादकों के संगठन, व्यापारियों के संगठन गिल्ड्स कहा जाता है। श्रेणी आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या है? गुमास्ते कौन होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है, गुमास्ते से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुमास्ते क्या है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारत के कपड़ा व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, और इसके लिए व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करना और बुनकरों पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। और इस उद्देश्य से कंपनी ने वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। कोडिंग क्या होती है, स्टेपलर क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, फुलर क्या होता है, ये एक एक नंबर में यहाँ से स्टेपलर, फुलर, कोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं जो तिथि है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंग्लैंड में कारखाना खुला आरंभ हुआ 1730 में। मुंबई का व्यापारिक दृष्टिकोण को महत्व बढ़ा 1750 में। स्पेनिंग जैनी का आविष्कार कब होता है? 1764 में। वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? 1769 में। कॉटन जिन नामक मशीन का आविष्कार 1793 में। तो ये जो है ना, यहाँ से आपको कवर करना है। ये जो है मिलान करने के लिए, और एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में डेट तिथियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितनी भी तिथि है सभी इंपॉर्टेंट है, एक तिथि से यहाँ से तो क्वेश्चन कंफर्म है ही है ना, इसको कवर कर लेना आपको। ठीक है, कोडिंग, कपड़ा उद्योग क्या है, और भाप इंजन के संबंध में लिखित बताइए। तो देखिए, आविष्कार का नाम क्या है? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? न्यू कॉमन ने। इसका आविष्कार किसने किया? न्यू कॉमन ने इसका आविष्कार किया। और इसमें सुधार करने वाले व्यक्ति कौन है? जेम्स वाट ने इसमें सुधार किया है। इसके पेटेंट कवर्स कब होता है? तो भाप इंजन के पेटेंट 1871 में कराया गया। और नए मॉडल का उत्पादन करने वाले उद्योगपति कौन है? मैथ्यू वुल्टन। तो ये भाप के इंजन से एक क्वेश्चन आएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछाएगा, इसको आपको कवर कर लेना। ठीक है ना। स्पेनिश जैनी का आविष्कार कब किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक नंबर में यहाँ से पूछा जाता है। भारत के किन्हीं 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम? द्वारकानाथ टैगोर,
दिनेशा पेटिट, जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा, सेठ हुकुमचंद जी। ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के प्रारंभिक उद्योगपति थे, उद्यमी थे। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? तो भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में लगाई गई, और लगाई किसने? एक मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी, है ना, हुकुमचंद ने लगाई थी। और जमशेद जी भोये कौन थे? तो पारसी बुनकर के बेटे थे, जिनके पास जहाज़ों के विशाल बेड़ा था। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब और कहाँ हुआ? तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र 1992 में जमशेदपुर में लगाया गया, और किसने लगाया? JN टाटा ने लगाया। ठीक है। मशीनी युग से पहले कपड़ोद्योग से में भारत की क्या स्थिति थी? ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय कपड़ा बहुत अच्छा था, फिर भी 19वीं शताब्दी में इसके निर्यात में गिरावट क्यों आई? तो ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे सभी साथियों। ठीक है। चलिए, इस तरह से द्वारकानाथ टैगोर, दिनेश पेटिट, सेठ हुकुमचंद से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पेपर में, है ना। इनके योगदान से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कवर कर लेना। ठीक है ना। चलिए, न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार कीजिए। तो सुधार किए किसने? जेम्स वॉट ने सुधार किए। जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप इंजन के नया मॉडल का उत्पादन किसने किया? मैथ्यू बोल्टन ने। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी 1854 में। इसी प्रकार से लास्ट चैप्टर मुद्रण और संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर के यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुद्रण का प्रारंभ कहाँ होता है? तो मुद्रण का जो सर्वाधिक प्राचीन प्रारंभ का हम बात करें तो चीन में हुआ, और वहाँ लगभग 594 काठ के ब्लॉक द्वारा किताबें छापी जाने लगी। जापान में पहली छपी पुस्तक कौन है? तो डायमंड सूत्रा सबसे पुरानी पुस्तक है, 1868 में छापी गई। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितागावा उतमारा एक जापान कलाकार था, उसका जन्म 1753 में एदो टोक्यो में हुआ था। मार्को पोलो नामक एक खोजी ने 1295 में चीन में काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद इटली वापस वहाँ की वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई तकनीक के साथ ले गया। ठीक है। मार्को पोलो क्वेश्चन आता है। प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाया? तो 1448 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और उसने पहली पुस्तक छापी, जिसका नाम था बाइबल। मार्टिन लूथर कौन थे? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार थे। कौन? मार्टिन लूथर, जर्मनी के। और इस तरह से यहाँ से जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन था? तो पहला हिंदुस्तानी अखबार था बंगाल गजट, और जिसका प्रकाशन किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। तो पहला हिंदुस्तानी अखबार बंगाल गजट, प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य है। 1821 में राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार को आगे बढ़ाने के लिए संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली। और उसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने समाचार पत्र चंद्रिका का भी पत्रिका भी निकाली थी। स्त्री धर्म विचार नामक कृति पंजाब के लेखक रामचंद्री की है। कैरिकेचर और कार्टून सामाजिक अथवा राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करने वाले व्यंग्य चित्र होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, 1870 के दशक में छपने आरंभ हुए थे ये। भारत में अंग्रेजी शासन ने अपनी आलोचना से बचने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वेलम क्या है? तो ये चर्मपत्र अथवा जानवरों के चमड़े से बनी एक सतह होती है जिस पर लिखा जाता है, तो वेलम उसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाटेन क्या होती है? गाथा गीत क्या है? ठीक है। इनक्विजिशन क्या होता है? चैप बुक क्या है? क्वेश्चन गुटका बुक। ये सब पॉकेट बुक के आकार की पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाता है। पांडुलिपियाँ क्या होती है? उल्मा क्या होते हैं? कुछ जो है शताब्दी, यहाँ से जो तिथि वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये आपको कवर कर लेने हैं। तिथि वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, तो इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। ठीक है। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर कवर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। हस्तलिखित पुस्तकों में सुलेखकों का क्या योगदान था? जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? ये कब छपी थी? मार्टिन लूथर कौन था? प्रोटेस्टेंटवाद क्या है? किन्हीं 3 लेखों के नाम बताओ जिनके लेखों से नई नारी की परिभाषा उभरी। वह जॉन ऑस्टिन, ब्रॉड सिस्टर, जॉर्ज एलियट। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ आपको कवर कर लेना है।
ठीक है। उन्नीसवीं शताब्दी की भारतीय लेखिका राज सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राज सुंदरी देवी का आत्मकथा का नाम है अमार जीवन। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन कौन थी? तो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन एक विख्यात शिक्षाविद एवं लेखिका थी। तो यहाँ से मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मैक्सिस गोर्की मेरा बचपन में मेरा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए अपने संघर्षों का वर्णन की उनकी पुस्तक है ये। तो ये मेरे सभी छात्र छात्राओं, ये आपके इतिहास हिंदी मीडियम में इससे अच्छा और इससे विख्यापित नोट नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतिहास का 20 नंबर आपके एसएसटी के पूरे पूरे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।